अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बेटा आवाज आ रही है? हेलो, आर यू लिसनिंग बेटा? ओके ओके, चले चल मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। लास्ट वीक बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो फूड टेस्ट का था, क्वेश्चन 1 का ना, ठीक है। आज थोड़ी सी डिस्कशन क्वेश्चन 2 से रिलेट करता हूँ। बेसिकली थोड़ा सा ये पेपर पैटर्न मुकम्मल हो जाए तो फिर आपको जो है ना, आप प्रैक्टिकल से रिलेट जो भी है, अब देखें ऑनलाइन क्लास आज से तो शुरू होने वाले थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो गए। तो प्रोग्राम तो यही था कि आज कोई प्रैक्टिकल आपको करवा दिया जाता अगर फेस टू फेस होता तो, लेकिन ये है कि जाहिर है कि अब इस वीक भी मेरे ख्याल से यही चलेगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन 2 जो है हमारा है वो है माइक्रोस्कोपी से रिलेट, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आप टोटली जो बेस करेंगे वो माइक्रोस्कोप ही यूज करेंगे। जैसे लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था कि फूड टेस्ट आप जो कर रहे थे क्वेश्चन 1 में, वो सारे केमिकल रिएक्शंस आपके हो रहे होते हैं और इसमें जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन 2 बिल्कुल ऐसा है, समझिए ड्राई क्वेश्चन होता है। बिल्कुल आपको कोई ऐसी चीज उसमें नहीं करनी होती है, सिर्फ एक स्लाइड आपको गिवन होगा, ठीक है, परमानेंट स्लाइड्स, और माइक्रोस्कोप पे जो है ना उसको फोकस करके और उसको जो है ऑब्जर्व करना होता है, और उससे रिलेट बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। आ, आपको उसकी डायग्राम इसके और उसकी सेल्स वगैरह जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसको होगा बेटा, वो है हमारा फोकसिंग का। फोकसिंग में ये होता है कि इसमें कुछ मैग्निफिकेशंस जो स्पेसिफिक होता है उसमें जो है हम जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। जैसे आपने अगर ओ लेवल्स में अगर देखा होगा या आपने वैसे माइक्रोस्कोप यूज किया होगा, तो उसमें मोस्टली जो है वो सनलाइट के थ्रू उसको ऑपरेट करवा रहे होते हैं। या अब थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया है कि वो जो है इस इससे भी अवॉइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम सनलाइट के बजाय इसको जो है ना लैम्प के थ्रू उसको जो है ना ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अब इसमें ये है कि आपके पास भी यहाँ पर भी यही है कंडीशन कि सारी चीज़ें जो है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हमारा माइक्रोस्कोप इसी तरह का होगा, इलेक्ट्रिकल होगा हमारे पास। और इसमें जो है लैंप वगैरह हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए, यानी सोर्स ऑफ लाइट जो है हमारा जो है वो यही है। हम लैंप के थ्रू हम जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं, सनलाइट हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। बाइनोक्यूलर मीन्स के 2 आईपीस लगे होंगे इसके अंदर, 2 आईपीस। आप सिंगल आईपीस का भी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसमें 2 आईपीस हम जो है ना यूज़ करते हैं। और इसको जो है दोनों आईपीस को आपने यूज़ करना है, और इसी के थ्रू हम जो है वो आ, जो भी स्लाइड आपको गिवन होगा वो हम जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इसी आईपीस के थ्रू। अच्छा, इस आईपीस में जो है ये है, इसकी भी स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन है। थोड़ा सा माइक्रोस्कोप जब आप आएंगे, आप जब फिजिकली देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज में पहले से आपको प्रिपेयर कर दूं कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोप जो आप यूज़ करेंगे, आईपीस की मैग्निफिकेशन वो 10x है हमारे पास। 10x हम यूज़ करवाते हैं। इसमें मोस्टली जो है वो 16x का भी यूज़ होता है, लेकिन हम जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा जो यूज़ होता है वो 10x यूज़ होता है। और फिर इसके बाद आपने देखा भी होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस दोनों फोकसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। आईपीस तो आपका जो है वो मतलब कि आप देख सकते हैं, इससे आप मैग्निफिकेशन बहुत कम है इसकी। तो फोकस को जो बेस करता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन दोनों लेंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं आ, किसी भी आप स्लाइड को ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंसेस इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करते हैं।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज करवाते हैं, एक 10x का और एक 40x का। आईपीस में जो मैंने बताया कि आपको अभी कि वो 10x हम यूज करवाते हैं, बट ये है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा वो जो है 10x और 40x, याद रखिएगा 10x और 40x। लेकिन आप जो क्वेश्चन पेपर में होगा गिवन, उसमें कहीं मेंशन नहीं होगा कि आप ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा यूज करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है कि डायग्राम ड्रॉ करना है आपने, प्लान डायग्राम जिसको हम कहते हैं। तो अब वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सम टाइम वो यूज करते हैं कि लो पावर, और फिर सम टाइम यूज करते हैं कि सेल्स को ड्रॉ करने के लिए हाई पावर, वो कहते हैं कि हाई पावर यूज करें। ये वर्डिंग यूज करवाते हैं फोकसिंग के लिए। अब जाहिर है कि लो पावर पे आप जब डायग्राम कोई भी स्पेसिमेन का अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लो पावर जो है हमारा, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जिससे कि आप उस ऑब्जेक्टिव लेंस को सिलेक्ट करके आपने उस स्पेसिमेन को फोकस करना होगा। फोकस जो है जब आप कर लेंगे, तो ज़ाहिर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस अगर प्रॉपर आपने नहीं यूज़ किया होगा, तो आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सही आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि इसमें जो है हम लो पावर जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करवाते हैं, वो दैट इज़ जो है वो 10x है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो लेंसेस माइक्रोस्कोप में लगे होते हैं, आईपीस के अलावा जो दूसरे लेंसेज होते हैं, ये मूवेबल लेंस होते हैं, यानी कि आप इसको मूव करा सकते हैं, क्योंकि 4 के करीब इसके अंदर लेंसेज लगे होते हैं। 4x के लगे होते हैं, 10x के लगे होते हैं, 40x के लगे होते हैं और 100x के। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 2 लेंसेज हम यूज़ करेंगे। वन जो है वो 10x का और दूसरा क्या है 40x का। बाकी 2 लेंसेज 4x और 10x, ये 100x ये हम यूज़ नहीं करवाते हैं। मे बी कि लगा भी हो, और लेकिन पेपर में आपका ये जो है ना नहीं लगा होगा। पेपर के दौरान ये निकाल देते हैं इसको। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव लेंसेज आपके पास होंगे, 10x और 40x। अब अगर पेपर क्वेश्चंस में है कि लो पावर पे आपने डायग्राम ड्रॉ करना है उस स्पेसिमेन का, तो अब ये है कि उसमें आप कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे, वो है 10x। लो पावर के लिए हम हमेशा 10x यूज़ करेंगे, और हाई पावर अगर इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आपके पास मेंशन हो, तो हाई पावर में हम जो है वो 40x का यूज़ करेंगे। ये माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये थोड़ा-सा आगे पीछे कर दिया, तो लो पावर को आप 40x समझ रहे होंगे तो उसमें जो है आप मुश्किल होगा आपको वो डायग्राम ड्रॉ करने में, जो कि उसने पूछा होगा उस क्वेश्चंस के अंदर। तो 10x हमेशा आप लो पावर, क्योंकि पेपर में ये मैग्नीफिकेशन गिवन नहीं होगा कि आप किस पे फोकस करेंगे। वो सिर्फ लो पावर और हाई पावर मेंशन करेंगे कि ये लो पावर आपने यूज़ करना है और हाई पावर पे आपने ड्रॉ करना है इसको। तो लो पावर इज़ अ 10x ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड 40x आप जब आप यूज़ करेंगे तो दैट इज़ हाई पावर। ठीक है? हाई पावर में मोस्टली जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा वो सेल्स को ड्रॉ करना होता है। ये देखिएगा पास्ट पेपर पे कि हाई पावर पे जो भी आप ड्रॉ करेंगे, वो सेल्स को ड्रॉ करवा रहा होता है। जैसे फ्लोएम सेल्स हो गए, जाइलम सेल्स हो गए, ठीक है? एपिडर्मिस सेल्स हो गए आपके पास, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा हो गया आपके पास, ठीक है? कोलेनकाइमा सेल्स हो गए, राइट? ये वो सेल्स है जो कि मे बी कि आपको ड्रॉ करने के लिए कहे, तो वो हाई पावर ही यूज़ करवाएगा, क्योंकि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशंस की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा मैग्नीफिकेशंस में फिर आपको क्लियरली नज़र आता है कि 4 या 5 सेल्स जो भी मुझे ड्रॉ करने हैं, वो ईज़िली इसको देखकर हम ड्रॉ करते हैं। और इसी तरीके से लो पावर पे जब आप यूज़ करेंगे, तो वो पूरा स्पेसिमेन ड्रॉ करवाता है आपसे। क्यों? क्योंकि जब आप लो पावर यूज़ करेंगे, जब आप किसी स्पेसिमेन को फ़ोकस करेंगे,
तो उसमें होगा क्या कि आपको पूरा स्पेसिमेन नज़र आएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन कम है तो ज़ाहिर है कि स्पेसिमेन हमारा पूरा नज़र आएगा। हाई पावर में जितना ज़्यादा ज़ूम करते हैं, जैसे हम रेज़ोनेंस बढ़ाते हैं, रेज़ोल्यूशन इसकी बढ़ेगी तो वो उतने ही आपके करीब आएगा, तो ज़ाहिर है कि इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा होता चला जाएगा और जो भी उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र नहीं आएँगी, बल्कि जहाँ फ़ोकस कर रहे होंगे वही आपको ज़ूम कर रहा होगा उसमें। तो हाई पावर पे सेल्स ड्रॉ करेंगे और लो पावर पे आप पूरा स्पेसिमेन जो भी हो, जैसे आपको लीफ दे दिया उन्होंने, आपके इस पे इसमें जो है लीफ का एक डाइकॉट लीफ है या मोनोकॉट लीफ है या रूट है आपके पास, डाइकॉट, मोनोकॉट, तो उसे कहा जाएगा कि आप जो भी चीज़ें इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको ड्रॉ करें। अच्छा, इसमें जो ड्राइंग जो ये क्वेश्चन्स है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये वाला लो पावर वाला और एक हाई पावर वाला। क्योंकि टोटल मार्क्स हमारा जो है वो क्या है, 20 मार्क्स का है इसमें क्वेश्चन 2, और ये 20 मार्क्स आपका जो है क्वेश्चन 1 का भी बनता है, तो दोनों मिला के 40 मार्क्स का होता है। सम टाइम कभी जो है वो ये कह रहे होते हैं कि 22 मार्क्स कर देते हैं क्वेश्चन 1 को और 18 मार्क्स जो है वो क्वेश्चन 2 को कर देते हैं। बट इसमें टोटल मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को थोड़ा-सा आगे-पीछे करते हैं। 40 मार्क्स का ही रहेगा आपका। बट ये कि ये सम टाइम होता है, लेकिन 20-20 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको दे रहे होंगे। तो अब ये है कि क्वेश्चन जो आपके पास है, ये क्वेश्चन लो पावर का और एक हाई पावर का। ये नॉर्मली जो है 20 में से आपका 9th 8 टू 10 नंबर जो है वो इन दोनों क्वेश्चन पे बेस कर रहा होता है, 8 टू 10। तो अब ये है कि अब आप सोचिए कि इस डायग्राम आप तो समझ रहे हैं कि बस सिर्फ ड्रॉ करना है और सिंपल ये गेन कर लेंगे हम ये मार्क्स। इसमें सबसे ज़्यादा डिटेक्शन होती है इस क्वेश्चंस के अंदर। ये जो क्वेश्चंस है इसमें आप ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब आपने तो ज़ाहिर है कि अर्लियर क्लास में, छोटी क्लासों में आपने ड्राइंग सीखा होगा, लेकिन ये है कि उस तरह की ड्राइंग आपने नहीं सीखी होगी जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी की ड्राइंग बहुत ही ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो कि किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर जो है ड्राइंग के लिए इंस्ट्रक्शंस है कुछ, अगर वो इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो नहीं किया इसके अंदर, तो आप ये समझे कि अ, वो जो है आप मार्क्स जो गेन करना चाहेंगे वो बिल्कुल ही गेन नहीं होगा। तो इसमें ये है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया जाए, जैसे आपने कोई भी स्पेसिमेन आपने देखा और उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है इस स्पेसिमेन को ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल यूज़ करेंगे। पेन से तो हम कभी ड्रॉ नहीं करते हैं। लेकिन आपकी जो लाइन है, वो किस तरह की लाइन है? क्या वही अ, अर्ली जो आपने ड्राइंग बनाया था शुरू में आपने छोटी क्लासों में, उस तरह की है कि लाइन कहीं डार्क हो रही है, कहीं पर थिन हो रही है, कहीं पर थिक हो रही है, और कहीं पर जो है ना आप जिस तरह से बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना, आपने बस वैसे ही छोड़ दिया। तो ये वो सारी चीज़ें काउंट होंगी आपके इस मार्क्स में। क्वेश्चन 1 ये जो लो पावर के अगर आप बना रहे हैं तो इसमें 4 से 5 मार्क्स होते हैं। तो आप ये समझ जाएँ कि ये 4 से 5 मार्क्स जो है, ये हमारा, इसमें अगर ड्राइंग सही नहीं होगा तो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपने अगर उसमें जो है आपके हाई पावर पे अगर आपने सेल्स वगैरह ड्रॉ किए, तो इसके अंदर भी ये कंडीशंस है कि आप जो है गेन नहीं कर पाएँगे अगर आपने इस तरह से ड्राइंग नहीं किया। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो ज़ाहिर है कि आप सबके लिए होगा इंस्ट्रक्शंस, किसी एक के लिए नहीं होगा। तो जिनकी ड्राइंग तो अच्छी है वो तो ख़ैर बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, यही चीज़ आप करने के बाद उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो सारे थ्योरी वाले पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने फ़ोकस किया है 40x पे, तो सेल्स की मैग्निफिकेशंस उसने जो है मतलब कैलकुलेशंस करवानी है कि सेल्स का साइज़ क्या है एक्स बेसिकली। तो
अब ये थ्योरी वाले पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे तो कैलकुलेशंस वगैरह, लेकिन ड्राइंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस ये आपको मतलब ऐसा है कि आप गेन भी कर लेंगे और समझे कि पूरे पूरे मार्क्स भी जा सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने 10 में से दोनों क्वेश्चन में अगर 10 मार्क्स है और ये 10 में से जो है आपने मुश्किल से आपने जो है वो 3 से 4 मार्क्स लिए, तो आप सोचिए कि बाकी 10 में से आप कितने लेंगे। तो आउट ऑफ 20 में से अगर आपने 7-8 नंबर लिए हैं और उधर से भी आपने 8-10 नंबर लिए हैं आपने, तो आप ये सोचे कि 40 में से मुश्किल से आपको 20 मार्क्स मिल रहे होंगे, 21 या 18, 19 इस तरीके से आपको। तो जो ए वाला आपने गेन करना था, जो आपने कि ए हमारा प्रैक्टिकल में आ जाए, तो वो सारे के सारे इस तरीके से आपका देखें, आप बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको किस तरीके से आपका ग्रेड नीचे आ रहा होगा। तो शुरू में भी मैंने ये कहा था कि जो ग्रेड आपका जो है वो P1 और P2 में अच्छा होगा, तो इसकी वजह से वो P1 और P2 को भी आपका जो है ना खराब कर देगा और फिर ग्रेड जो आपका नीचे आ सकता है। तो शुरू से ही हमने इसको लेके चलना है और इसको जो है ना अच्छी तरीके से जो है हर एक चीज़ को, हर एक एरिया को, हर एक क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना है और उसमें जो भी वीक पॉइंट्स होंगे उन सबको हमने रिमूव करना है। ठीक है। अब इसमें जो है सबसे और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका जो है वो फ़ोकस जब आप करते हैं किसी स्लाइड को, तो ये इसमें ये होगा कि थोड़ा-सा आप पहले से तैयार रहें आप इसको, इस स्लाइड को आपने तोड़ना नहीं है। स्लाइड जो भी परमानेंटली आपको गिवन होगा, वो जो भी स्टूडेंट चाहे स्कूल में हो, चाहे आप पेपर दे रहे हो, कहीं पर भी हो, तो आपने इसको नहीं तोड़ना है। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो स्कूल में प्रोवाइड तो फ़ौरन कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके साथ-साथ मैं भी हूँगा और साथ में लैब के जो इंचार्ज हैं वो भी सर मुनीर हैं, वो भी आपके जो है साथ होंगे। तो वो जैसे आप तोड़ रहे होंगे कुछ भी चीज़ें, तो वो आपको प्रोवाइड तो कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप जो है इस चीज़ से अवॉइड किए करेंगे। बज़ाहिर तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चीज़ें टूट गई हैं और ये मिल गया हमें दोबारा, लेकिन इसका जो आपको जो नुकसान होगा आपको जाके आगे जाकर वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको इसका सबसे ज़्यादा जो है ना आपको फ़ेस करना पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि आप जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी वो याद रखिए कि जो स्लाइड्स होते हैं वो कंटेंट गिवन होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। जैसे अगर वहाँ 50 स्टूडेंट्स अगर पेपर दे रहे होंगे, तो 50 के लिए पूरे-पूरे 50 नहीं आते, बल्कि 25 हाफ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि दोनों क्वेश्चंस अलग-अलग सेपरेट दिया जाता है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये दोनों क्वेश्चंस हम जो है अलग-अलग प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट 1 आवर में जो है वो क्वेश्चन 1 करता है और उसी आवर में वो दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन 2 करता है। अब जैसे 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो अब ये स्विच करवाते हैं, यानी कि स्वैपिंग करवाते हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 कर रहा होता है, उसको हम जो है क्वेश्चन 1 प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि वो फूड टेस्ट करेगा और जो फूड टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, उसको हम क्वेश्चन 2 प्रोवाइड कर देते हैं, यानी माइक्रोस्कोप। तो सेकंड हाफ में ये दोनों स्वीपिंग होते हैं और दोनों फिर उनको 1 आवर मिल रहा होता है। तो अब जैसे उसने वो स्टूडेंट जो आपके साथ फर्स्ट आवर में था, आपके साथ ही खड़ा हुआ था, तो उसमें जो आपके पास है वो उसने स्लाइड ब्रेक कर दिया। अगर चलें आपसे नहीं टूटा, लेकिन ये कि उसने तोड़ दिया। तो अब ये है कि ज़ाहिर है कि काउंटेड स्लाइड होता है। आप यानी कि आप भी अगर ये काम करेंगे तो भी काउंटेड स्लाइड ज़ाहिर है कि सबको दिया होगा काउंट करके। तो अब इसमें जो है, अब वो स्लाइड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वो भी इतना कि हो सकता है कि प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद आपको टाइम दिया जाए और उसके बाद जो है उसको जो है आपको करने को दिया है। तो आप सोचिए कि अगर आपने ऐसा काम किया और आपको जो है स्लाइड जो है 1 घंटे के बाद मिलेगा, तो फिर आप सोचिए कि आप कितना ज़्यादा आप पैनिक होंगे वहाँ पर और आपका पेपर जो अच्छे तरीके से हो रहा होगा, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो है इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, सीरियसली लें। कोई भी प्रैक्टिकल आप स्कूल में करते हैं,
आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये चीज़ें आपसे होगी नहीं सारी चीज़ें। और इसको मैं एक मेथड बताऊँगा आपको कि ये सारी चीज़ें आप इस मेथड से जाएँगे, तो ज़ाहिर है कि एक रास्ता है, एक वे है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इसी वे पे ही आपने जाना है, आप सीधे अगर जाएँगे तो आपको आपको अपनी गोल मिल जाएगा। तो अब अगर आप अपने एंड से अगर किसी कहते हैं कि नहीं सर का तो ये रास्ता बहुत लॉन्ग लग रहा है या समझने वाले के लिए बहुत ईज़ी भी लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट जब आप अटेम्प्ट करेंगे किसी मेथड को, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। और जब उस मेथड को आप यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ, बिल्कुल बहुत टाइम हमारा बिल्कुल सेफ हो रहा है, इसमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि हम कैसे अपनी गोल की तरफ पहुँच गए। अगर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी करेंगे कि मैं उस वे की बजाय शॉर्टकट मारूँ कि इधर से उधर से कर करा के जो है ना वो आप जो है पहुँच जाएँ वहाँ पर, ठीक है? हो सकता है इस शॉर्टकट में आप पहुँच तो जाएँगे, लेकिन आप दोबारा जब इसी रास्ते से जाएँगे जो आप अपने रास्ते को चूज़ किया होगा आपने, हो सकता है आप फिर भूल जाएँ कि यहाँ पर से जाना था या यहाँ पर से जाना था या यहाँ पर से। तो होगा क्या, जब आप फ़ोकस कर रहे होंगे बेटा तो वो स्लाइड आपसे जो है ना उस मेथड को आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप स्लाइड को ब्रेक कर देंगे। तो अब आप जो है तो ये जो है आपका इस तरह से आप इन सब चीज़ों से बच जाएँगे आप। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, वो मेथड आप यूज़ करते रहेंगे, तो फ़ोकसिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको वो 10x पे नहीं होगा, लो पावर पे नहीं होगा, आपको 40x वाले पे प्रॉब्लम होगी। 40x क्योंकि आप जब ज़ूम कर रहे होंगे तो फ़ौरन आएगा और गायब भी हो जाएगा विथिन अ सेकंड्स में। तो आप कहेंगे कि सर फ़ोकस ही नहीं हो रहा है और आपके पास टाइम लिमिट जो है वो जो है हमारे पास वो है 1 आवर। अगर आप बार-बार फ़ोकस कर रहे होंगे उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ज़ाहिर है आप स्पेसिमेन को जब तक ऑब्ज़र्व नहीं कर लेंगे, किस टाइप का सेल है, कौन-सा सेल है, शेप क्या है उसकी, ठीक है? क्या स्पेस है बिटवीन द सेल्स या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जब आप ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होंगे और आप फ़ोकस करेंगे नहीं जब तक कि वो ऑब्ज़र्व नहीं होगा, तो आप बार-बार फ़ोकस कर रहे होंगे, फ़ोकस नहीं हो रहा होगा। ये प्रॉब्लम 40x पे होगा, हाई पावर पे होगा सबसे ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि 40x पे आपका जो है सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होगा। तो अब ये अगर आप 15 मिनट्स उसमें आप कहें क्योंकि ज़ाहिर है कि फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे होंगे और आप कहेंगे मैं अपने एंड से सारा कुछ कर लूँ। तो अब ये है कि 15 मिनट्स हो जाते हैं आपके आपका फ़ोकस ही नहीं हो रहा वो क्वेश्चन्स तो आप आगे क्या अटेम्प्ट करेंगे? तो आप 1 आवर में से 15 मिनट्स निकाल दें, 45 मिनट्स आपके पास रह गया, 45 मिनट्स में आपने प्रैक्टिकल करना है। अभी भी आप ज़ाहिर है फ़ोकस नहीं है, वो और भी टाइम ले सकता है। तो ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कि आपका ये टाइम सेव हो जाता है। विदिन अ मिनट जो है वो आपका जो है ना फ़ोकस हो जाए 40 पे। तो उस मेथड से आप जो स्लाइड आप एक तो ब्रेक नहीं करेंगे, दूसरा आपका जो बेनिफिट है आपको इसमें मिलेगा वो ये है कि आप विदिन अ मिनट में आप उसको जो है ना फ़ोकस कर लेंगे। अब इसमें यही है कि अगर आपने फ़ोकस कर लिया है इसको, तो अब जो है आप ईज़िली जो है उसको सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें यही है कि इस क्वेश्चंस के अंदर आपको टाइम सेव कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन 1 में क्योंकि सारे मैंने कहा था लास्ट वीक जो है, वो क्वेश्चन 1 के अंदर वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं आपके पास सारे एपरेटस, वॉशिंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत सारी म ब बर्नर ऑन करना, पानी गरम करना, ये करना पर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि 1 घंटा आपके लिए बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है आपको। तो आप जब यहाँ सेव करेंगे क्वेश्चन 2 के अंदर, अगर आप इसको 1 आवर की बजाय 45 मिनट्स में आप कर लेते हैं, तो आप वेल एंड गुड कि आपके पास 15 मिनट्स बच गए हैं। अब आप 15 मिनट्स क्वेश्चन 1 पे तो आप नहीं जाएँगे, लेकिन 15 मिनट्स में आप उसको करेंगे क्या कि जो परफ़ॉर्म वाला काम था वो तो आपने क्वेश्चन 1 में कर लिया था उसमें 1 आवर फर्स्ट आवर में। लेकिन ये सेकंड आवर में आपके पास क्वेश्चन 1 के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस रह गए थे, वो 15 मिनट्स के अंदर आप
को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके से हम टाइम को मैनेज कब करेंगे, जब आप क्वेश्चन 2 में टाइम को ज़रा सेव कर लें। क्वेश्चन 1 में वो स्टूडेंट्स जो गुड आप हो सकते हैं, बिल्कुल आप सब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप वो करते भी होंगे बिल्कुल। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका टाइम मैनेज नहीं हुआ वहाँ पर, तो वो यहाँ आके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और जिन्होंने मैनेज कर लिया वहाँ पर और यहाँ भी उसको 15 मिनट्स मिल गए, तो पेपर को आप अच्छी तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। अब जब आप रिव्यू करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ एरर तो उसमें निकल रहा होगा। तो अब जब एरर निकल रहा होगा, तो इसमें जो है आप उसको रिमूव करके अच्छे से इसको करेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह पेपर आपका जो है वो 100% आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट चाहे वो कोई भी प्रैक्टिकल, मैं ये कहूँगा फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सब में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज को आप नहीं कर पाएँगे, तो आपका 2 आवर्स ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके प्रैक्टिकल्स की जो क्वेश्चन्स हैं वो रह जाएँगे। और आप जब 100% आप पेपर करेंगे, तो आप ये समझिए कि फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होगा, रह जाता है। ज़ाहिर है 100% काम तो नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि अपने एंड से आप 100% करके ही निकलेंगे। आप छोड़ देंगे कुछ तो आपने तो ज़ाया कर दिया उसको। तो 100% में इंशाल्लाह आपका जो ग्रेट अचीवमेंट है वो इंशाल्लाह वो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। बट ये है कि इसके लिए हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैग्नीफिकेशन वगैरह भी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसके अंदर ग्राफ वगैरह भी आता है आपके पास। फिर इसके अंदर जो है आपके मैग्नीफिकेशंस का, अगर अब मैं एक छोटा सा एक जनरल सा आइडिया ले लूँ आपसे कि मैग्नीफिकेशंस को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जी बेटा, एनीवन? कोई आइडिया? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? The image upon actual upon image. इमेज इमेज साइज अपॉन एक्चुअल, राइट? बिल्कुल गुड, बहुत अच्छी। अब इमेज साइज देखें, अब आपने कैसे नोट करना है? अब आपने ऑब्जर्व तो किया माइक्रोस्कोप से, है ना? अब इमेज साइज को ऑब्जर्व करने के लिए, मेजर करने के लिए जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो अब इसमें ये होगा कि अब स्केल तो आप नॉर्मली यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक तो वो नजर नहीं आता जब तक कि आप माइक्रोस्कोप यूज ना करें, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर जो आप यूज इसकी मेजरमेंट करेंगे, ये सारी एक अलग कैलकुलेशंस है जिसको हम कैलिब्रेशन पार्ट कहते हैं। कैलिब्रेशन पार्ट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चंस में। वो मैं सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, और ये आपको डेली लाइफ में भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं। और जब आप ये कैलकुलेशंस आप सीख लेंगे, आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने टाइनी होते हैं कि उनको आप वैसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुले आंखों से आप इसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, और इसकी मेजरमेंट ज़ाहिर है कि बहुत ही मुश्किल होगा। तो माइक्रोस्कोप जो है हमारा बेस है, उसमें जिसको हम यूज़ करके हम जो है वो इसकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं, और इससे पहले फिर हम इसकी कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप की। ये कैलिब्रेशन हम किस तरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम आपको सिखाएँगे कि इसमें मोस्टली जो है हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं कैलिब्रेशंस के लिए, ग्रेटिक्यूल और दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर। एक ग्रेटिक्यूल यूज़ करते हैं स्केल, और एक जो है हमारा स्टेज माइक्रोमीटर होता है। स्टेज माइक्रोमीटर वो कैलिब्रेटेड होता है, कैलिब्रेटेड स्केल होता है हमारा। और जो ग्रेटिक्यूल है ये आईपीस के अंदर लगा होगा, ये देखिएगा आप, जब आप 2 आईपीस हम इसीलिए यूज़ करवाते हैं, एक को ब्लैंक रहने देते हैं और एक के अंदर जो है ये हमारा जो है ग्रेटिक्यूल स्केल फिक्स होता है, और ये 10x पे ही सही फिक्स होता है। दूसरे मैग्नीफिकेशन पे जो आईपीस होगा वो नहीं फिक्स होता है, इसीलिए स्पेसिफिकली हम जो है वो 10x ही यूज़ करवाते हैं, और फिर पेपर में भी यही आपका यूज़ होगा। तो
जो आईपीस के अंदर जो है वो स्केल लगा होता है, उसको हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं और उसको हम आईपीस ग्रेटिक्यूल भी कहते हैं। और दूसरा स्केल स्टेज माइक्रोमीटर, वो हमारा स्टेज पे लगा होगा, स्टेज पे हम इसको होल्ड करवाते हैं इसको। और ये जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड है स्केल, ये स्केल आपका कैलिब्रेटेड है और दूसरा जो स्केल है वो कैलिब्रेट नहीं है। तो हम पहले इस स्केल को कैलिब्रेट करते हैं आईपीस रेटिक्यूल को। ये मेजरमेंट से पहले है, जब आप इमेज को फोकस करेंगे ना, इससे पहले है, पहले हम अपने माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर कर लेंगे कि 40x पे जो मेजरमेंट हमने करनी है, फोकस भी करना है, मेजरमेंट भी करना है। तो अब जो है सेल्स की साइज जो भी मेजर करना है, तो जाहिर है कि सबके पास तो एक ही जैसे स्लाइड होंगे और सबके सेल्स की साइज ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। जिस एरिया को, जिस रीजन को आपने फोकस किया होगा, वहां पर वो सारे सेल सेम चल रहे होंगे, तो सबके कैलकुलेशंस थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट ये कि रेंज में ही होगा। तो आप कैलिब्रेशंस फोकस करने से पहले पहले आपने इसको कैलिब्रेट करना है सारी चीजें को, यानी कि जो आईपीस पे ग्रेटिक्यूल लगा हुआ है। तो अब कैलिब्रेशंस क्या है, मतलब कि एक कैलिब्रेटेड स्केल है और एक कैलिब्रेट स्केल नहीं है, तो क्या फर्क है इन दोनों में, क्या क्या कह सकते हैं आपको बेटा, आप लोगों को कुछ जनरल आइडिया हो कुछ ऐसा? कैलिब्रेटेड स्केल में मेजर करने के लिए मार्किंग्स होती है और अनकैलिब्रेटेड में नहीं होती। देखिए मार्किंग दोनों में होगा बेटा, चाहे वो कैलिब्रेटेड हो या चाहे कैलिब्रेटेड ना हो, मार्किंग मस्ट है। मार्किंग के बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्केल हम यूज करेंगे? दोनों में मार्किंग होगा। अगर एक में मार्किंग होगा एक में मार्किंग नहीं होगा, तो आप कैसे इसको मेजर करेंगे? जैसे आईपीस ग्रेटिक्यूल में अगर मार्किंग नहीं है, मैंने कहा ये स्केल है, तो स्केल में दोनों में मार्किंग होगा। बट ये कि फर्क क्या होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्क ये है कि आप कोई भी स्केल कभी स्टैंडर्ड भी आप रीडिंग दे कहीं रहा भी होगा। यूज करें। जी हेलो, ये जी बोलें। स्टैंडर्ड रीडिंग दे रहा होगा। हाँ कैलिब्रेटेड। जो, हाँ कैलिब्रेटेड बिल्कुल सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं। वो ये है कि अगर किसी स्केल के अंदर हम यूनिट प्रोवाइड कर दें, राइट, यूनिट अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो दैट स्केल इज नॉट ए कैलिब्रेटेड। जैसे रेटिक्यूल हमारा जो है वो जस्ट मार्किंग है विद द स्पेसिफिक डिस्टेंस में, एक खास डिस्टेंस पे सारे मार्किंग किए हुए होंगे, राइट। अब इसमें जो है डिस्टेंस तो सबके मार्किंग की सेम है, बट इसमें कोई यूनिट प्रोवाइड नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंटीमीटर में है कि 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस से सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है, या 0.1 मिलीमीटर के डिस्टेंस से है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ जस्ट मार्किंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप इस स्केल को यूनिट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारा जो स्टेज माइक्रोमीटर होगा वो कैलिब्रेटेड होगा। वो स्केल जो है यूनिट प्रोवाइड हुआ होगा उसके अंदर। आपसे ये कहा जाएगा कि ये स्केल हमारा जो है मिलीमीटर में है, ये स्केल हमारा सेंटीमीटर में है। तो अब आप ये समझ जाएंगे कि 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, सही है, या 0.1 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर, कुछ भी होगा। एक जो डिवीजन होगी आपकी, वो अगर आपके पास 0.1 का अगर है, तो 10 कितने हो जाएंगे आपके पास? 10 डिवीजन मिलके 1 मिलीमीटर हो जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से आप जो है इस तरह से आप करते रहेंगे तो आपको आइडिया है कि इतने मिलीमीटर हो गया। लेकिन अगर आप ग्रेटिक्यूल की बात करते हैं, अगर आपने कोई भी मेजरमेंट आपने किया होगा, तो आपके ग्रेटिक्यूल के स्केल में आपका 10 मार्क्स आ गया है, तो आपको ये पता ही नहीं कि 1 डिवीजन ऑफ द ग्रेटिक्यूल कितने मिलीमीटर के बराबर है या कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप कैसे किसी को बता सकेंगे कि हमारा जो 10 डिविजन्स, जो 10 मार्क जो हमारे पास आया है ग्रेटिक्यूल का, वो इतने मिलीमीटर के बराबर है, इतने सेंटीमीटर के बराबर है। जब तक के इंडिविजुअल आपका मार्क जो है वो यूनिट प्रोवाइड नहीं होगा उसके अंदर, उस वक्त तक आप उस स्केल को आप यूज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है, जो कैलिब्रेशंस का पार्ट है, कैलिब्रेटेड स्केल और स्टैंडर्ड। एक लफ्ज है, आप किसी भी को समझाना चाहेंगे वो कहेगा स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड नहीं है तो वो कुछ और समझ
भी सकता है, लेकिन आप इसको ये कहेंगे भाई ये स्केल में यूनिटी प्रोवाइड नहीं है। आपने पूरा एक वुडन स्केल ले लिया, उसमें मार्क कर दिया इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। तो अब जब मार्क करेंगे आप इसको इक्वल डिस्टेंस पे, तो अब आप सोचे कि अब आप किसी को दे दे बेटा ये जो है ना इसकी हाइट मेजर करें, वो तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा ये जो स्केल आपने प्रोवाइड मुझे किया है वो दैट इज मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर किस में है। तो सबसे पहले ये क्या है, वो तो ये नहीं है कि मार्क काउंट कर लिया भाई 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो 40 मार्क्स की अगर हाइट या लेंथ आप किसी से कहेंगे कि वो के 40 मार्क्स है लेंथ, तो वो कहेगा भाई मैं उसको कैसे कट करूं या कैसे मेजरमेंट करूं, आप मुझे कुछ बताए तो सही मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है। तो जब तक के आप किसी स्केल को यूनिट प्रोवाइड नहीं करते हैं उस वक्त तक जो है वो आपका जो है बेसिकली वो एपरेटिस आप यूज नहीं करते। तो दिस इज कॉल्ड कि वो जो यूनिट गिवन है वो कैलिब्रेटेड स्केल होगा, और जिसमें यूनिट गिवन नहीं होगा वो कैलिब्रेटेड नहीं होगा। तो ये बेसिक है। तो एक्चुअली एक स्केल आपका जो है स्टेज माइक्रोमीटर दैट इज कैलिब्रेटेड, उसकी फर्स्ट यानी कि आप वन डिवीजन की बात करेंगे तो वो गिवन होगा कि इतने मिलीमीटर के बराबर है। तो 100 डिवीजन होंगे तो आप दायरे के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मिलीमीटर बन जाएंगे, तो इजी है। लेकिन आईपीएस ग्रेटिक्यूल को हम कैलिब्रेट करते हैं, 40x पे अलग कैलिब्रेशन होगी इसकी, ये माइंड में जरूर रखिएगा। 40x पे अलग कैलिब्रेशन होगी और 10x पे ग्रेटिक्यूल की अलग कैलिब्रेशन जो आईपीएस के अंदर लगा होगा स्केल, वो जस्ट मार्किंग होगी, उसके अंदर कोई यूनिट आप खुद यूनिट प्रोवाइड करेंगे उसको कि 40x पे इसकी जो वन डिवीजन की वैल्यू है वो इतने मिलीमीटर के बराबर है, और 10x पे जो है वो इतना है। क्यों, इसका बेसिक वजह यह है कि दोनों का अलग अलग क्यों आएगा कि आप मैग्निफिकेशन डिफरेंट यूज कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस 10x पे दायरे के वो कम फोकस हो रहा होगा, और 40x पे ज्यादा जूम हो रहा होगा, तो फिर उसकी इमेज की साइज भी बढ़ रही होगी, तो उससे आपकी कैलिब्रेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस स्टेज माइक्रोमीटर को यूज करते हुए हम जो है इसको कैलिब्रेट करेंगे, इसको हम यूनिट प्रोवाइड करेंगे। 10x पे अलग होगा बेटा और 40x पे अलग होगा। ये एक पूरी कैलकुलेशन है, आपने किया भी होगा, आपने सीखा भी होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल एक मतलब कि उसके बिल्कुल माइनर पार्ट से आपको स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, ये ऐसे यूं हुआ है, इस तरीके से हुआ। तो हो सकता है कि पहली कैलकुलेशन आपको मुश्किल से समझ में आ रही हो, लेकिन आप जब इस मेथड को, मैंने वही कहा कि आप जब यूज कर रहे होंगे बार बार, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं इस मेथड से, जैसे एक फॉर्मूला आपको भी गिवन होगा, है ना, कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आप हर जगह कर सकते हैं। फिर तो मेथड में आपको इस तरह से दूंगा ताकि आप जो है इस फॉर्मूले को, इस मेथड को यूज करके आप इससे रिलेट P1 में क्वेश्चन हो या P2 में क्वेश्चन हो, किसी भी एंगल से वो घुमा रहा हो आपको, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप जिस एंगल से भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उस एंगल से उसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ना कि आप पैनिक हो रहेंगे कि ये कैसा हो गया, इसको आप अब कैसे कर सकते हैं। आपका जो बेसिक होगा ना, बेसिक जहां से आप स्टार्ट करेंगे, दैट इज द स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट होगा। वही वहीं से आप जो है ना उसको ले करके चलेंगे, तो आप इससे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उसके बाद से फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे। बट फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो आपने उसको स्ट्रांगली ले लिया, तो समझ ले आपका काम हो गया है। तो ये है कि आप ये क्वेश्चन हमारा जो है कैलिब्रेशन का पार्ट एक अलग है। देखिए इसमें भी फोकसिंग हम जो है यूज कर रहे होते हैं। फोकस आप समझे, ये आपका मेन पॉइंट है माइक्रोस्कोपी वाले क्वेश्चंस का। तो चाहे प्लान डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो लो पावर पे, और दूसरा ये है कि आपके सेल्स को ड्रॉ, अच्छा प्लांट डायग्राम से थोड़ा सा आपको आइडिया है, स्पेसिमेन तो हम ड्रॉ करते हैं, बट प्लांट डायग्राम, व्हाट इज द प्लांट डायग्राम? एनीवन बेटा? जी, प्लांट डायग्राम बेटा, आइडिया, एनी आइडिया?
सर जिसमें डिफरेंट सेल्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इजीली। नहीं, डायग्राम, मिस डायग्राम, प्लान डायग्राम। अब प्लान करते हैं आप ना डायग्राम के लिए, सही है, राइट। आइडेंटिफिकेशन तो आप कर रहे होंगे, बट प्लान डायग्राम जो है, थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि जो भी स्पेसिमेन आप लो पावर पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो वो जो है आप कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से आपको प्लान होनी चाहिए, प्लान, आपकी प्लानिंग कोई इसमें हो कि आप जो स्पेसिमेन, जैसे आप अभी जहाँ पे बैठे हैं, आपका ये कमरा है, सही है, आपसे ये कहा कि बेटा ये जो कमरा आप जहाँ पे आप बैठे हुए इसको आप ड्रॉ करें और ये कहा कि आप प्लान डायग्राम इसकी ड्रॉ करें, सही है। या- यकीनन आपके पास बहुत सारी चीजें वहां पर कमरे के अंदर होंगी, बहुत सारी चीजें, तो आप देख तो रहेंगे सबको, लेकिन आपकी डायग्राम, जो प्लान डायग्राम है, वो बेसिकली क्या है, इनकी आउटर लाइन है सिर्फ और वो भी आउटर लाइन क्या है कि इस तरीके से है कि आपने जो आप टेबल यूज कर रहे होंगे उसकी लेंथ कितनी है, बस जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देने के यहाँ पर ये है, हमारा बेंच चल रहा है, हमारे पास ये, यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें, बट उसकी जो रियल पिक्चर है, आपने इसको ड्राइंग नहीं बनाना है, आपने कुछ नहीं करना है, बस एक बॉक्स से बना देना है, या ओवल शेप में बना देना है, या ट्राइंगुलर शेप है उस तरह से बना देना है। उसके अंदर ये मेंशन नहीं करना है कि यहाँ पर क्या चीज इसके अंदर ये इस शेप का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी आप कोई भी स्पेसिमेन आप ड्रॉ कर रहे होंगे प्लांट डायग्राम, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आ रहे होंगे, सही है, सेल्स ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप। जब सेल्स ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, तो ऐसा नहीं है कि जो है जाइलम जो है आपको हर जगह मिले, फ्लोएम आपको हर जगह मिले, ठीक है, एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल सेल्स आपको हर जगह मिले, एक स्पेसिफिक रीजन में ही होगा आपके पास। अब आपने, जैसे आप आउटर मोस्ट लेयर जो हमारा जो चल रहा होता है, एपिडर्मल सेल्स के जो चल रहे होते हैं, अब वो जितने भी जो ये जो टिश्यू चल रहा होगा आपका, ये हम दो लाइनों से शो कर देंगे कि भाई ये इतना स्पेस पे इसने लिया है, सही है, और फिर दूसरे टिश्यू ने इतने स्पेस पे लिया है, फिर तीसरी टिश्यू ने ये स्पेस पे लिया है, तो हम जस्ट एक लाइन से सिर्फ ड्रॉ कर देते हैं उसको, और एक स्पेस जो स्पेस है जो हमारा जो यूज हो रहा होगा, वो हम इस ड्राइंग में दिखाते हैं कि इतना स्पेस जो है वो कॉर्टेक्स ने लिया है, इतना स्पेस जो हमारा जो है एपिडर्मल सेल्स ने लिया, और इतना जो है वेस्कुलर बंडल्स उसके अंदर जो है जाइलम ने लिया है, और फ्लोएम ने लिया है, कैम्बियम्स अगर है तो कैम्बियम ने लिया है। तो ये सिर्फ उसके अंदर आप वेस्कुलर बंडल के अंदर या एपिडर्मल लेयर के अंदर आप सेल्स नहीं शो करेंगे, आपने लाइन सिर्फ ड्रॉ करना है। यही वो लाइन है जो कि ड्राइंग में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। कहीं पर आप इसको डिसकंटिन्यू कर रहे होंगे, कहीं वेवी कर रहे होंगे, कहीं ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, ये वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको मार्क्स डिटेक्ट करवा रहा होगा आपसे। ये सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल अर्ली डेज से जब आप इसकी प्रैक्टिस बनाएंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि ये ड्राइंग मुझे ऐसे करनी, ये ड्राइंग मुझे ऐसे करनी। तो प्लान डायग्राम बेसिकली आप किसी भी शेप को आप ऑब्जर्व करके उसको ड्रॉ करेंगे, तो उसमें डिटेल्स में हम नहीं बात करते, कि हम ये बात करते हैं कि ये टिश्यू का जो यहाँ पर है रीजन, और इसने इतना स्पेस दिया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, दो लाइनों से हम शो करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, टू लाइन से हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो इतना स्पेस उसने लिया है इसमें, जिसमें कॉलन कायमा भी है, पैरेन्काइमा सेल्स भी है। तो अब ये सेल्स हम शो नहीं करेंगे, हम उन सेल्स को बजाय शो करने के हम सिर्फ लाइन स्पेस दे देते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है, ये बाउंड्री इनका है, ये बाउंड्री इनका है, ये बाउंड्री इनका है, तो ये जस्ट पता चल जाएगा। फिर वो लेवल करने के कहेंगे तो आप लाइन से ड्रॉ करते, लेवल लाइन से ड्रॉ कर दे कि ये जो है हमारा एपिडर्मल लेयर है, ये कॉर्टेक्स है, ये वेस्कुलर बंडल है, बस ये सारी चीजें शो हो जाती है। लेकिन साइज क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ये जो ड्राइंग आप करेंगे, ये मतलब सारे
इंस्ट्रक्शंस में है, वो फिर हम जब इसको फॉलो अप करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है फिर उसको जो है अच्छी तरीके से, बट ये कि आपको आइडिया होना चाहिए कि अब आप पेपर पास्ट पेपर जब आप देखेंगे, अभी आप इस क्लास के बाद अगर टाइम मिले आपको तो आप पास्ट पेपर्स कोई भी क्वेश्चंस का यानी कोई भी ईयर का आप देखें उसको कि क्या है कि अभी भी डिस्कस मैंने जैसे किया है माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चंस, वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन 2 देखें। अब आप देखिए उसमें उसने क्या क्या पूछा है जो मैंने डिस्कस किया अभी आपसे, क्या यही वो सारी चीजें हैं। इसके अंदर ग्राफ भी वो मेंशन कर रहे होते हैं, समटाइम्स ग्राफ भी आ रहा होता है, और आप देखेंगे जब आप क्वेश्चंस को अभी रिव्यू करेंगे तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा, सर ने तो ये तो बताया था, अब इसकी मेजरमेंट भी सर ने बताया था कि लेकिन हम पहले कैलिब्रेशन करेंगे ये, तो ये थोड़ा सा भी आप जब आपको अपनी चीज के बारे में जब मालूम होता है तो फिर आपको डिस्कस करने में भी मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि सर ये क्या है, ये किस तरह से है, जब आपको पेपर का पता ही नहीं जनरली है क्या पेपर, तो आप कैसे डिस्कस करेंगे, तो फिर पता चल रहा है कि 6 महीने लग गए आपको पेपर को डिस्कस करने में ही। तो आप जब ये प्रैक्टिस में करेंगे ना, मैंने कहा ना कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करें कोई लेक्चर लें तो घर पे, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, आप उस लेक्चर को रिव्यू करें उस टीचर के, जो भी टीचर्स हो, होगा क्या है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, और जब आप रिव्यू करेंगे ना तो आप कहीं नोट भी कर रहे होंगे कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल अर्ली डेज से इन सारी चीज़ों को रखेंगे इंशाल्लाह, तो किसी पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे, एंड में एन्जॉय कर रहे होंगे सारे, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह देखिए फिर नेक्स्ट आप जैसे स्कूल खुलता है तो फिर वही बात मैं कहूँगा, मैं आज का प्रोग्राम तो था इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया कि कोई डिसीजन आ जाता है, कोई ऐसा कि प्रैक्टिकल हम शुरू कर देते, लेकिन कोई डिसीजन नहीं था। लेकिन वो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन क्लास ज़ाहिर है कि आप भी एंगेज रहे, थोड़ा सा आपको भी आइडिया, तो आज हमारा ये पूरा दोनों क्वेश्चन 1 और बेटा क्वेश्चन 2 दोनों हमारा जो है वो आप आपने ऑनलाइन क्लास में जो भी है देख लिया आपने, सुन लिया आपने इसको अच्छी तरीके से। तो अब थोड़ा सा इसको जो है ना पास पेपर्स जितने भी हैं कोशिश करें P3 के, अभी इन दिनों में प्रैक्टिकल जैसे स्टार्ट नहीं होता, तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमने वैसे अपने एंड से करना है। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें कोशिश करूंगा मैं अपने एंड से सिखाने की, और ये सारी चीज़ें स्किल्स हैं। प्रैक्टिकल ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल जो आप देने जाएंगे या पास पेपर्स के भी उठा लें, आप देखें सब डिफरेंट डिफरेंट्स के आपको प्रैक्टिकल मिल रहे हो, कहीं कुछ कर रहा हो, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे होंगे। तो अब ये जो पास पेपर्स आप जब आप देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अब जो प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं उससे रिलेट तो क्वेश्चन कुछ बन रहे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है, एक नया प्रैक्टिकल होगा। तो आप बेसिकली जो आपको जो स्किल्स प्रोवाइड करना है, मुझे आपकी स्किल्स डेवलप करनी है आपको, वो सारी चीजें यही प्रैक्टिस की है। जब भी आपकी स्किल्स डेवलप होगा और फिर जो है आप उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं फूड टेस्ट के अलावा, इसमें डाइल्यूशंस का एक पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डाइल्यूशन पार्ट, ये इसलिए कि ये जो है हम सिर्फ इसको जो बोर्ड पे ही सिखाया जा सकता है और परफॉर्म करवा के आपको सिखाया जा सकता है। वैसे आप लेक्चर अगर देखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कोई लेक्चर प्रोवाइड कर दूं आपको उसको डायलेशन का। लेकिन ये है कि इसको जब तक अपने एंड से नहीं करेंगे उस वक्त तक इसको जो है आप कंप्लीट नहीं कर सकते। डायलेशन हमारा इसमें क्वेश्चन 1 के अंदर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये डायलेशन जिसने सीख लिया उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% हो जाएगी क्वेश्चन 1 के अंदर, क्योंकि टेस्ट आप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आपकी अगर डायल्यूशन ही सही नहीं होगा तो उस डायल्यूशन की जब आप टेस्ट कर रहे होंगे तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा होगा अब आप सोच लीजिएगा। अगर कोई भी डायल्यूशन आपने किया है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी आपने ज्यादा कर दिया, आपने ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर दिया, और उसमें जो है जो सोल्यूशन था जिसको ऐड करना था वो आपने कम क्वांटिटी में कम वॉल्यूम में ऐड किया, तो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होगा। तो आप अगर कोई टेस्ट करना चाह रहे होंगे, कोई टाइम रिकॉर्ड करना चाह रहे होंगे, तो कंसंट्रेशन की वजह से टाइम पे भी इफेक्ट आ रहा होगा। तो अब आप ये सोचे कि अब आपका जो है
ये डायलेशन वाला पार्ट क्वेश्चन 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने माइक्रोस्कोपी में क्वेश्चन 2 में कहा था कि ये प्लांट डायग्राम और माइक्रोस्कोपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जैसे भी होगा, फिर एक क्लास ऑनलाइन हो या फिजिकली हो, क्लास आपके फिजिकली हो तो हमारे स्टार्ट ही हो जाएगा, ऑनलाइन फिर इंशाल्लाह फिर आपको ऑनलाइन डिस्कशन होगी इसमें मजीद, या प्रैक्टिकल आपको कोई दिखा दिया जाए, कोई इस तरीके से चीज़ें करके दिखा दिया जाए तो फिर इंशाल्लाह। ओके बेटा, कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।